तो कहानी की शुरुआत होती है एक टेक्स्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर लिखा हुआ था आंखें खुली रखो वरना तुम अंधेरे को देख लोगे। एक जगह जहाँ पर ईविल छुपा हुआ है और क्रीचर्स रहते हैं और एक पलक झपकते ही तुम खत्म हो जाओगे। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बहुत ही अनजान सी वीरान सी फैक्ट्री में थी, जो कि घबराई हुई थी। वो बार बार कह रही होती है कि पलक मत झपकाना, पलक मत झपकाना। खैर अब इसके बाद वो आगे बढ़ती है जहाँ पर कई सारी कटी फटी लाशें पड़ी हुई थी, जिससे हमको पता चलता है कि वो किस हालातों में थी और इसी के चलते उसकी जान को भी खतरा था। खैर उसके हाथों में एक एक्स भी होती है, यानी कि एक कुल्हाड़ी, और वो किसी फ्रैंक नाम के व्यक्ति को आवाज लगा रही थी। उसे फ्रैंक की आवाज आती है जो कि उसे अपने पास बुला रहा था। जिसके बाद हम एक चीख को सुन पाते हैं और हमको एक सीन दिखाया जाता है जिसमें कोई था जो कि एक पॉलिथीन टाइप की चीज के अंदर कैद हो रखा था। खैर अब इसके बाद सीन कट हो जाता है और हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि असल में ये सब अपने सपने में देख रही थी। इस लड़की का नाम कैसी होता है। अब कैसी पेशे से एक डॉक्टर है और उसको एहसास होता है कि आज वो लेट होने वाली है। दरअसल कैसी और उसकी टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में वो आज चर्चा करने वाले थे, इसलिए वो जल्दी से तैयार होकर एक रिसर्च फैसिलिटी पहुंचती है जो कि कॉलिंगटन इंस्टीट्यूट की फैसिलिटी थी। खैर अब यहाँ पर हमारी मुलाकात एक और डॉक्टर से होती है जिसका नाम कॉनरेड है और वो कई सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर के बीच ब्लिंकिंग के बारे में बताता है कि आखिर हम लोग आई ब्लिंक क्यों करते हैं। वो कहता है कि ब्लिंकिंग यानी कि आंखों का झपकना, जिसे साइंस की भाषा में नेक्टेट कहा जाता है, इसका आखिर काम क्या है। क्या ये सिर्फ आंखों को प्रोटेक्ट करता है या फिर मॉइस्चराइज करता है, या फिर एक ऐसा बिहेवियर जो कि इतना सिग्निफिकेंट लगता है कि हम उसको नोटिस भी नहीं करते, पर ये हमारी परसेप्शन ऑफ टाइम, रियलिटी और पूरे कॉग्निटिव फंक्शन का एक की पार्ट है। हम एवरेज 1 मिनट में 10 बार ब्लिंक करते हैं और हर ब्लिंक अप्रॉक्स 0.3 सेकंड्स का होता है, मतलब कि 1 घंटे में लगभग 3 मिनट, और अगर 12 घंटे के लिए कहा जाए तो कम से कम 48 मिनट का घना अंधेरा। और जो लोग अभी अपनी आईलिड्स की तरफ घूर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि ये प्रोसेस सिर्फ इतना सिंपल नहीं है, और ये एक तरीके का स्पॉन्टेनियस इफेक्ट है जो कि तुम्हारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में नहीं रहता, और ये हमारे सिस्टम के अंदर ना एक तरह से हार्ड वायर्ड है, जैसे कि हमारी हार्ट बीट। रिसेंट स्टडीज ये कहती है कि ब्रेन एक साथ 11 अलग अलग डायमेंशंस में डेटा एक्सेस करता है, और इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन तब होता है जब हम ब्लिंक करते हैं। तो जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, ब्रेन रीसेट करता है और जो इमेजेस ब्लिंक से पहले और बाद मिसिंग होती हैं उनको स्टिच करके एक सीमलेस विजन क्रिएट करता है। पर ये सच नहीं है। क्वेश्चन तो ये है कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो क्या है और वहाँ पर क्या छुपा हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बनाई गई है। अब कैसी स्टेज पर आती है और उन्हें उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बताती है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि एक हेलमेट से जुड़ा हुआ था, पर ये कोई आम हेलमेट नहीं था। इस हेलमेट को पहनने वाला वो सब कुछ एक्सपीरियंस करता है जो वो लोग स्टडी करना चाहते थे कि ब्लिंक के वक्त जब आंखें बंद होती हैं तो ब्रेन और आईज के बीच होता क्या है। नॉर्मली जब ब्लिंक करते हैं तो हमें कुछ भी कॉन्शियसली नजर नहीं आता, पर इन्होंने एक एडवांस न्यूरल रिकॉर्डिंग सिस्टम बनाया है जो कि ब्लिंकिंग के दौरान ब्रेन की विजुअल और कॉग्निटिव एक्टिविटी को कैप्चर करता था। उनका अल्टीमेट गोल ये था कि उस अंधेरे के पीछे आखिर छुपा क्या है जो कि हम हर पलक झपकाने पर मिस कर देते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि भगवान ने इस तरह को इस तरह से हार्ड वायर्ड कर रखा है कि हमें उस तरफ देखना ही नहीं है। हो सकता है कि उस तरफ शायद से कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हमको देखनी बिल्कुल भी नहीं है। एनीवेज, अब लेक्चर खत्म होने के बाद में पाओलो नाम का एक व्यक्ति उसे सरप्राइज देता है जो कि आउट ऑफ सिटी रहता था, और ये असल में कैसी का सौतेला भाई है। यहाँ पर वो अपने भाई से बातचीत करती है जहाँ पर पाओलो ये कहता है कि अब वो उसके साथ ही रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही पाओलो जो होता है वो कैसी को टच करता है तो उसको एक अजीब सा क्रीपी सा विजन आता है। एनीवेज, के बाद में कैसी रिसर्च फैसिलिटी लैब में जाती है जहाँ पर एडवर्ड नाम का कलीग भी था। वो लोग एक फ्रैंक नाम के व्यक्ति के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जो कि उनका टेस्ट सब्जेक्ट होता है, और वो उनके ब्लिंक वाले प्रोजेक्ट का हिस्सा भी था। दरअसल फ्रैंक जो था वो पैरालिसिस जैसी सिचुएशन से जूझ रहा था। उसकी धड़कनें तो चल रही थी लेकिन वो अपने हाथ पैरों को ज्यादा हिला नहीं सकता था। उसकी हालत बिल्कुल मुन्ना भाई MBBS वाले आनंद जी की तरह हो गई थी। अब उसकी ये सिचुएशन कैसे हुई वो हमको आगे पता चलेगा। खैर अब आगे हम ये देखते हैं कि फ्रैंक और कैसी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल ये लोग रोमांटिकली कनेक्टेड थे। खैर अब यहाँ पर हम फ्रैंक की हालत को देखते हैं जहाँ पर फ्रैंक एक पेन से एक कागज पर डूडल कर रहा था, पर ये सब काफी अजीब था। जिसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम एडवर्ड को ही देखते हैं। एडवर्ड फ्रैंक का ब्लिंक डेटा देख रहा होता है जिसमें उसे एक हाथ दिखाई देता है जो कि काफी क्रीपी सा था। इसी बीच एडवर्ड के पास कैसी का मैसेज आता है जो कि फाइल चेक करने को कहती है, जिसमें वो बता रहा था कि फाइल में कुछ अलग सा है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एडवर्ड ऑलरेडी ये सब चेक कर रहा था और वो भी काफी हैरान था, यानी कि इस डेटा के अंदर इस चीज को होना नहीं चाहिए था लेकिन इसके अंदर ये था। अब यहाँ हमको बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें उनके टेस्ट सब्जेक्ट काफी अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, साथ ही साथ एक ने अपनी आंखें निकालनी थी। खैर अब यहाँ से ये मोमेंट बदलता है जहाँ पर हम एक सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें वही अबैंडन प्लेस दिखाई जाती है जहाँ पर कैसी फ्रैंक को ढूंढ रही थी, और इस सीन को आप सभी याद रखना, ये इस मूवी का एक काफी इंपॉर्टेंट सीन है। अब इसके बाद हम कई सारे डॉक्टर्स को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। वहाँ पर आकर कैसी बताती है कि उन्होंने उनके एक सब्जेक्ट को खो दिया है, और ये अपने उसी सब्जेक्ट की बात कर रही थी जिसने की अपनी आंखें नोच कर निकाल ली थी, और ये काफी सीरियस है। बेसिकली यहाँ पर कैसी थोड़ा डर गई थी, और इसलिए अब वो स्टेसी नाम की अपनी कलीग से ये कहती है कि वो फ्रैंक का पर्सनली एक विजुअल असेसमेंट करेगी, ये जानने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई बदलाव
आया है या फिर नहीं, जिस पर स्टेसी कहती है कि क्या उन्हें इस बारे में डॉक्टर कॉनरेड से नहीं पूछना चाहिए। अब यहाँ डॉक्टर कॉनरेड इंचार्ज होते हैं और वो सभी उसको सारी बातें बताया करते, लेकिन कैसी ये कहती है कि वो उसे रिपोर्ट बाद में करेंगे और वो कॉनरेड के साथ कोऑर्डिनेट कर लेगी। अब यहाँ पर वो लोग चर्चा कर ही रहे होते हैं कि फ्रैंक ने ड्राइंग करना शुरू कर दिया था और ये कुछ नया होता है। अब इसी बीच डॉक्टर कॉनरेड वहाँ पर आता है, जो कि कैसी को बाहर ले जाता है कुछ बात करने के लिए। वो उसे कहता है कि फ्रैंक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिले रिसर्च से लेकर वो सबसे पहले उसको बताएगी। खैर अब इसके बाद हमें स्टेसी को दिखाया जाता है, जो कि फ्रैंक के ऊपर रिसर्च कर रही थी या फिर उसके साथ रिसर्च कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि फ्रैंक में कुछ सुधार आया है या फिर नहीं, और वो उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करता है या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पर फ्रैंक अभी भी पहले जैसा ही था, लेकिन अचानक फ्रैंक को दौरे पड़ने लगते हैं और स्टेसी उसकी आंखों में देखती है, जहाँ पर उसे कुछ बदला सा दिखाई देता है। अब इसी बीच कैसी आकर ये सब देखती है और फ्रैंक को उसके रूम में ले जाती है। फ्रैंक के जाने के बाद स्टेसी उसके बनाए हुए डूडल्स के पन्ने उठा रही थी। उन पेजेस में से एक पेज पर एक क्रीचर बना हुआ था, जो कि फ्रैंक नहीं बनाया था, और ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि जो आदमी रिस्पॉन्ड नहीं करता उसने ये ड्राइंग कैसे बनाई। खैर अब इसी बीच हमें कैसी को दिखाया जाता है, जो कि वही शुरुआती जगह पर थी, यानी कि उस काफी वीरान सी जगह पर जहाँ पर वो फ्रैंक को ढूंढ रही थी। जिसके बाद हम कैसी को उसके ही कमरे में देखते हैं, जहाँ पर उसका भाई पाओलो आता है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर पाओलो ये बताता है कि उसे प्रेमोनिशंस आते हैं, और कैसी जो होती है वो उसकी बातों पर इतना ध्यान नहीं देती। अब इसी बीच एक नर्स जिसका नाम जूली है वो कैसी को बुलाने आती है, जो कि कहती है कि स्टेसी उससे बात करना चाहती है। जिसके बाद वो स्टेसी से बात करने चली जाती है। अब पाओलो भी वहां से जाने लगता है, लेकिन पाओलो जूली से टकरा जाता है, जहाँ पर उसको एक विजन आता है, जहाँ पर नर्स को एक क्रीचर उसकी कार में दबोच रहा था। खैर अब इसके बाद कैसी जो होती है वो स्टेसी से मिलती है, जहाँ पर वो उसे असेसमेंट देती है, और इसके बाद एडवर्ड और कैसी उस फुटेज को देखते हैं जब फ्रैंक को दौरा पड़ा था। यहाँ पर एक बात एडवर्ड नोट करता है, और वो ये है कि पहले भी उसे दौरा पड़ा था, और वो दौरा तब पड़ा था जब वो दूसरा सब्जेक्ट खत्म हुआ जिसने अपनी आंखें नोच ली थी, और ये काफी अजीब बात थी, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपस में जुड़ा हुआ लग रहा था। अब ये उस दौरे पड़ने वाली क्लिप को देखने लगते हैं, और उस क्लिप को स्लो करने पर उनके सामने एक अजीब सी चीज आती है, जो कुछ पल के लिए थी, मानो कोई कैमरा ग्लिच हो उस फुटेज के अंदर, और फ्रैंक किसी थैली जैसी चीज के अंदर कैद हो रखा था। और ये हमने फिल्म की शुरुआत में भी देखा, यानी कि वो कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं बल्कि वो फ्रैंक ही था। खैर अब सीन बदलता है और हम उसी नर्स जूली को देखते हैं, जो कि अपनी कार की तरफ जा रही थी। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको आवाज लगा रहा है, लेकिन वो एक क्रीचर की परछाई को देखती है, जिसे देखकर वो कार के अंदर चली जाती है, और कार के अंदर वो क्रीचर आकर उसे दबोच लेता है और वो उसको ब्रूटली खत्म कर देता है। और यही चीज तो पाओलो ने अपने प्रेमोनिशन में देखी थी। एंड आई बिलीव कि जब उसने पहली बार यहाँ पर कैसी को छुआ था, तब भी उसने उसके बारे में कुछ ना कुछ देखा होगा, जिसके बारे में वो उसको वार्न करना चाहता था, लेकिन कैसी उसकी बात नहीं सुन रही थी। अब अगले दिन हम कैसी को दोबारा उसी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो फिर से फ्रैंक को ढूंढ रही होती है, लेकिन ये भी उसका सपना था। अब उसके पास में पाओलो का फोन भी आ रहा होता है, ताकि वो उसे नर्स जूली के विजन के बारे में बता सके, लेकिन कैसी वो फोन नहीं उठाती। इसके बाद अगले दिन इंस्टीट्यूट के बाहर पुलिस आती है, क्योंकि जूली गायब थी, और तो और उसकी कार के अंदर बस खून के धब्बे ही मिले थे। ये बात स्टेसी और एडवर्ड कैसी को बताते हैं। तब कैसी को ध्यान आता है कि पाओलो इस बारे में उसे कुछ बताना चाहता था, और इसलिए वो उसको कॉल करती है, लेकिन अब उसका कॉल नहीं लगता। मीनवाइल हम एवरेट नाम के एक और डॉक्टर और रिसर्चर को देखते हैं, जो कि त्रिस्टा नाम की डॉक्टर के पास आता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसने जूली के बारे में सुना। अब यहाँ पर जो एवरेट होता है ना, वो यहाँ पर X38 सीरम के बारे में बात करता है। अब यहाँ पर वो ये बताता है कि फ्रैंक का जो एक्सीडेंट हुआ था ना, जिसकी वजह से वो पैरालिसिस में है, वो असल में X38 के एक्सपोजर की वजह से हुआ था, और उसकी हालत उसी सीरम की वजह से थी। और मैं आपको अब एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि फ्रैंक पहले इसी लैब के अंदर रिसर्चर था, लेकिन उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करा गया था X38 का, जिसके बारे में कैसी को भी नहीं पता। मतलब कि डॉक्टर कॉनरेड ने ये बात कैसी से छुपाई थी कि उन्होंने X38 का इस्तेमाल फ्रैंक पर किया था, लेकिन आखिर ये सीरम है क्या? तो बेसिकली X38 एक एक्सपेरिमेंटल न्यूरल सीरम था, जो कि कैसी की टीम के हेलमेट प्रोजेक्ट के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ था, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं था। अब इसका डिजाइन कुछ ऐसा था कि इंसानी दिमाग के ब्लिंकिंग प्रोसेस के दौरान न्यूरॉन्स का हाइपर एक्टिविटी को ये स्टडी करेगा और एनहेंस करेगा। बेसिकली जब भी तुम ब्लिंक करते हो तो दिमाग और आंखों के बीच में माइक्रो सेकंड के सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं। तो X38 उन सिग्नल्स को आर्टिफिशियली बूस्ट करता था, ताकि उनका मैप बनाया जा सके और कॉन्शियसनेस के गैप्स को फिल किया जा सके। बेसिकली ये देखने के लिए था कि आखिर उस वक्त होता क्या था। लेकिन ये सीरम जो था ना, वो बुरी तरह से फेल हो चुका था, जिसकी वजह से लोगों को खाली हेलुसिनेशंस हुआ करते। खैर अब सीन बदलता है और हम स्टेसी और एडवर्ड को देखते हैं, जो कि एक और टेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर यानी कि लियोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले थे। हम समझ पाते हैं कि लियोन को X38 से ही इंजेक्ट करा गया है, और यहाँ स्टेसी उससे सवाल पूछने लगती है। लियोन ने चश्मा लगाया हुआ था और स्टेसी उससे वो चश्मा उतरवाती है, जिसके बाद शॉकिंगली लियोन की आंखों के ऊपर और नीचे घाव हो गए थे। दरअसल उसने खुद की आंखें खुली हुई रखी थी, और उसके लिए उसने सुपर ग्लू का इस्तेमाल किया। यहाँ पर उससे पूछा जाता है कि वो आंखें क्यों नहीं झपकाता, जिस पर वो बताता है कि आंखें झपकाने पर उसको मॉन्स्टर क्रीचर दिखते हैं।
खैर अब यहाँ पर वो उसके सर पर अपना वो हेलमेट पहनाती है, मतलब कि पलक झपकने के बीच जो दिखाई देता है वो पल, और इसके बाद स्टेसी बाहर आ जाती है। लेकिन उस हेलमेट की वजह से लियोन अपनी पलक झपकाने लगता है, जिससे कि उसे वो मॉन्स्टर की झलक दिखती है और वो उसके करीब आते जा रहा था। ये देखकर उसने हेलमेट निकाल दिया और अपनी आंखों की पलक काटने लगा, और ये करने से पहले ही उसने स्टेसी और एडवर्ड को कहा था कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो लोग पलक नहीं झपकाएंगे। और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मूवी का नाम नेवर ब्लिंक क्यों है। अब इसी बीच हम कैसी को देखते हैं जो कि फ्रैंक और उसकी पुरानी वीडियोस को देख रही थी, जिसके बाद वो नोटिस करती है फ्रैंक की बनाई हुई ड्राइंग को। और यहाँ पर हम एक बार फिर से कैसी को किसी और जगह पर देखते हैं जो कि फ्रैंक को ढूंढ रही थी, और इस बार उसे फ्रैंक की आवाज क्लियरली आती है, साथ ही साथ उस क्रीचर की आवाज भी आ रही थी। जिसके बाद हम कैसी को स्टेसी और एडवर्ड के पास देखते हैं जो कि लियोन के दिमाग को मॉनिटर कर रहे थे। अब उसकी विजुअल कॉर्टेक्स रीडिंग जो थी ना वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, मतलब कि उसकी ब्रेन एक्टिविटी जो कि इतनी एक्टिव नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद उसकी आंखें बंद थी, विच मीन्स कि उसने आंख बंद करके कुछ भयानक देखा है। और हमको पता चलता है कि उसने उस क्रीचर को देखा। तो बेसिकली ये क्रीचर दूसरी डायमेंशन में रहता है, और वो डायमेंशन जिसे इंसान ब्लिंक करके देख सकता है। खैर इसके बारे में मैं आपको और अच्छे से थ्योरी सेक्शन में जरूर समझाऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि जैसे ही पलक झपकती है, इंसान जो है वो अनकॉन्शियसली वहां पहुंच जाते हैं जहां ये क्रीचर रहता है, और शायद से इसलिए ही भगवान ने इससे छेड़छाड़ करने के लिए मना करा गया था, या फिर इससे हार्ड वायर करा गया। और यहाँ पर ये रियल नहीं है, खाली एक ऐसी चीज है, यानी कि एक सोच है, एक थियोरी है कि ऐसा हो सकता है। इसको हॉरर बनाने की कोशिश करी गई है। अब यहाँ कैसी ये कहती है कि वो अभी आएगी, जिसके बाद कैसी डॉक्टर कॉनरेड के ऑफिस के बाहर जाती है, जहाँ वो उसे कॉल करती है और उसे दूसरी जगह भेज देती है, ये कहते हुए कि उसे उससे कुछ बात करनी है। अब डॉक्टर के जाने के बाद कैसी जाती है उसके ऑफिस के अंदर, जहाँ पर वो कंप्यूटर के अंदर कुछ देख रही थी, लेकिन डॉक्टर कॉनरेड ने सारी फाइल्स को ऑटो डिलीट कर दिया था। यहाँ कैसी को शक था कि डॉक्टर कॉनरेड कुछ तो उससे छुपा रहा है, जो कि फ्रैंक से ही जुड़ा हुआ था। अब यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उसे फ्रैंक की सीडी मिलती है, जिसमें फ्रैंक के हादसे के पहले की वीडियो थी। वो उस वीडियो को प्ले करती है जिसमें फ्रैंक सीरम X38 के बारे में बात कर रहा था, और वो उस सीरम के लिए काफी एक्साइटेड भी था। लेकिन इस वीडियो में इतना ही था। जिसके बाद सीन बदलता है, जहाँ पर हम कैसी को दोबारा उसी अबैंडन जगह पर देखते हैं, जहाँ पर वो फ्रैंक को फिर से ढूंढ रही थी। इस बार फ्रैंक उसके सामने आता है, जिसे देखकर वो खुश थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन असल में वहाँ पर फ्रैंक था ही नहीं, और वो उस क्रीचर की चाल थी। वो क्रीचर कहता है कि फ्रैंक उसके साथ है। अब तभी दूसरी ओर हम स्टेसी और एडवर्ड को देखते हैं, जहाँ पर त्रिस्टा और एवरेट भी आते हैं। खैर एडवर्ड लियोन के फुटेजेस को देख रहा था, और यहाँ पर फाइनली लियोन के द्वारा आई हुई फुटेजेस के अंदर उन्हें वो दिख जाता है जो कि ब्लिंक करने पर वो देखा करते थे, और यहाँ पर उन्हें दिखता है एक पूरा अलग डायमेंशन। और ये देखकर वो लोग खुश होते हैं क्योंकि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। लेकिन स्टेसी चिंता में थी, क्योंकि लियोन ने बताया था कि उसने इस बीच एक मॉन्स्टर को भी देखा था, और वही डर उसके अंदर बैठ चुका था। तब वो लोग उसको समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है और शायद से ये कोई ग्लिच होगा। इसके बाद वो सभी सेलिब्रेट करने के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर त्रिस्टा और स्टेसी तैयार होने जाते हैं। जिसके बाद में स्टेसी हॉल में आती है, जहाँ की लाइट्स बंद हो गई थी, और इससे स्टेसी काफी डर जाती है। वो आंखें ब्लिंक कर रही होती है, जिस वजह से वो क्रीचर उसको दिखने लगता है। और यहाँ पर लियोन ने कहा भी था कि अपनी आंखें ब्लिंक मत करना। वो क्रीचर कहता है कि अगर वो ब्लिंक करेगी तो मरेगी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ भी समझ नहीं पाती, और इससे पहले ही वो क्रीचर उसे खत्म कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये क्रीचर उनके डायमेंशन में आ चुका था, और ये सब कुछ हुआ था उस हेलमेट की वजह से, सीरम की वजह से। सो बेसिकली इस हेलमेट ने किया ये था कि जो ब्लिंक वर्ल्ड है, यानी कि जहाँ पर ये क्रीचर्स रहते हैं और हमारी दुनिया के बीच की जो फाइन लाइन थी, थिन लाइन थी, उसको खत्म कर दिया था, या फिर ये कहे कि एक गेट ओपन कर दिया था। तभी हम कैसी को देखते हैं जो कि उन सीडीज को देख रही थी, जिसमें से उसे एक डीवीडी मिलती है, जिसके अंदर वो वाली वीडियो थी जिसमें फ्रैंक ने X38 बना दिया था, लेकिन वो भी इंसानों के लिए खतरनाक हो सकता था। तभी डॉक्टर कॉनरेड वहाँ पर आते हैं और फ्रैंक उसको सब कुछ बताता है, यानी कि X38 के बारे में। लेकिन वो ये कहता है कि वो भी इंसानों के लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कॉनरेड उसे टेस्ट करना चाहता था, और वो भी इंसानों के ऊपर। इसलिए वो धोखे से उसे फ्रैंक के अंदर ही इंजेक्ट कर देता है, और यही कारण था कि फ्रैंक ये सब देख सकता था, मतलब कि ब्लिंक के बीच की दुनिया। और ये सब क्रीचर उसने वहीं से देखकर ड्रॉ किया था, यानी कि उसके पैरालिसिस का कारण यही था। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके माइंड का एक हिस्सा या फिर स्पिरिट का एक हिस्सा इसी ब्लिंक वर्ल्ड के अंदर था, जिसके चलते वो इस तरह से हरकत कर रहा था। अब ये देखकर कैसी सारा माजरा समझ जाती है। तभी कॉनरेड भी वहाँ पर आ गया था, और वो डॉक्टर को सुनाने लगती है, रोने लगती है। साथ ही साथ वो उसे वो ड्राइंग भी दिखाती है जो कि फ्रैंक ने बनाई थी, और ये देखकर वो खुश हो रहा था। लेकिन कैसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एडवर्ड को ही देखते हैं जो कि गेम खेल रहा था, लेकिन वो फोन रख देता है, और इसी बीच एडवर्ड को वो क्रीचर ब्लिंक करने के लिए कहता है, और एडवर्ड ऐसा ही करता है। इसके बाद उसे वो क्रीचर फोन स्क्रीन में दिखता है, और वो उसके पास आ रहा था, जहाँ पर क्रीचर फोन की स्क्रीन से हाथ बाहर करके उसकी आंखों को ही फोड़ देता है। और तभी वहाँ पर त्रिस्टा आकर उसे संभालती है और हेल्प के लिए चिल्लाती है।
दूसरी ओर डॉक्टर कॉनरेड जाता है फ्रैंक को खत्म करने के लिए, लेकिन फ्रैंक अब एक क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो उल्टा उसको ही खत्म कर देता है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर वो क्रीचर में कैसे परिवर्तित हो गया, तो मैं आपको इजीली समझाना चाहता हूँ। दरअसल फ्रैंक एक नॉर्मल इंसान था जो कि एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना। डॉक्टर कॉनरेड ने उसके अंदर X38 सीरम इंजेक्ट कर दिया था जो कि रेडी नहीं था इंसानों के लिए, और इसी वजह से X38 का इफेक्ट उल्टा पड़ गया। अब सीरम ने किया ये कि फ्रैंक के सेल्स को म्यूटेट कर दिया, उसके ब्रेन को ओवरलोड कर दिया और उसकी बॉडी उसके बस में नहीं थी, जो कि बहुत ही खतरनाक तरह से रीजनरेट करने लगी। धीरे धीरे उसकी फिजिकल फॉर्म इंसान से एक क्रीचर में परिवर्तित हो गई, जिसका फेस और बॉडी पूरी तरह से डिफॉर्म हो गई थी, स्किन गल गई थी और अंदर का रेज और पेन उसके माइंड को कंज्यूम कर गया। और ये सब उस सीरम की वजह से हुआ था, और सीरम को लेने की वजह से फ्रैंक की कॉन्शियसनेस उस ब्लिंक वर्ल्ड के अंदर थी, जहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से ये सब हो पाया। तो ये समझ के देखो कि वहाँ पर उसकी कॉन्शियसनेस चली गई, उसकी स्पिरिट वहाँ पर चली गई, और वहाँ के वातावरण को देखते देखते उसके रियल वर्ल्ड यानी कि रियल बॉडी के अंदर ये चेंजेस आ गए थे। यानी कि जैसा वातावरण उस दुनिया का था, ब्लिंक वर्ल्ड का, जहाँ पर मॉन्स्टर रहते थे, वैसा ही यहाँ पर फ्रैंक बन गया था। अब दूसरी ओर त्रिस्टा अपने कपड़े बदल रही होती है जो कि खून में सने हुए थे, कि तभी वहाँ पर वो क्रीचर आ जाता है और त्रिस्टा ने ब्लिंक कर दिया था, लेकिन वहाँ पर वो मॉन्स्टर नहीं था, और वो जब ब्लिंक करती है तभी वो उसको दिखाई देता है। लेकिन फाइनली वो उसके पास आ जाता है और त्रिस्टा उसे एक पाइप से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो मॉन्स्टर उसके पाइप के अंदर घुसकर उसे खत्म कर देता है। यानी कि ये जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल ही अलग टाइप का था और हमारी दुनिया के रूल्स को बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता। यानी कि जो उसकी बॉडी थी और उसके अंदर की ऑर्गन्स थे वो हमारे नॉर्मल इंसानों जैसे काम नहीं करते, और उसकी दुनिया के रूल्स भी बिल्कुल अलग ही थे। खैर अब थोड़ी देर के बाद में एवरेट वहाँ पर आता है और ये देखकर वो टूट गया था। तभी हम कैसी को देखते हैं जो कि वहाँ से फ्रैंक के पास जा रही थी, कि तभी पोलो वहाँ आता है। पोलो उसको बताता है कि उसने डॉक्टर कॉनरेड की लाश देखी है, उसे किसी ने खत्म कर दिया है, लेकिन उसे पता है कि ये किसने किया है। और यहाँ पर वो कैसी को समझाता है कि ये सभी चीजें फ्रैंक से जुड़ी हुई है। X38 के इफेक्ट से फ्रैंक की कॉन्शियसनेस ब्लिंक वर्ल्ड के अंदर है, और अगर वो वहाँ पर जाकर किसी तरह उसको वापस ले आएगी तो सब कुछ ठीक हो सकता है, क्योंकि जो फ्रैंक है ना वही एक जरिया है जिसके चलते ये क्रीचर इस वर्ल्ड में आ रहे हैं। और अब इसके बाद में कैसी, पोलो और एवरेट टीम अप करते हैं, और अब उन्हें ढूंढना था X38 और उसे इंजेक्ट करके वो भी उस दुनिया में जाना चाहते थे। और उसके लिए पोलो और कैसी हेलमेट पहन लेते हैं ताकि क्रीचर कभी उन्हें आता हुआ दिखे तो वो उसे इजीली देख सके। इसके बाद में पोलो और कैसी निकल गए थे X38 सीरम ढूंढने के लिए, जहाँ पर एवरेट उनको गाइड कर रहा था। अब वो आगे जाते हैं जहाँ पर उनको ढेर सारे क्रीचर्स मिलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक नहीं बल्कि ढेर सारे क्रीचर्स थे। वो पूरी कोशिश करते हैं कि वो ब्लिंक ना करें, और अगर ब्लिंक करेंगे तो क्रीचर उनके पास आ सकता है। खैर अब यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि जो क्रीचर्स होते हैं ना वो पूरी फैसिलिटी के अंदर ढेर सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स को खत्म कर रहे थे, और यहाँ पर पोलो और कैसी किसी तरह भाग रहे होते हैं, यानी कि वो उनसे बच रहे थे। मीनवाइल एवरेट के पास भी वो क्रीचर आ जाता है और उसको खत्म कर देता है, और पोलो और कैसी ही बचे हुए थे। वो दोनों फ्रैंक की जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सीरम रखा हुआ था, और वहाँ पर फ्रैंक ने कैसी के लिए रिंग भी रखी थी जो कि फ्रैंक उसको देने वाला था, और वो रिंग कैसी पहन लेती है। इसके बाद उन्हें वो सीरम भी मिल गया था, लेकिन पोलो के पास सेंसेस थे जिससे कि वो फ्यूचर की झलक देख सकता था। उसको ये पता चलता है कि अगर कैसी पहले नहीं गई तो वो क्रीचर उसको खत्म कर देगा, और इसलिए पोलो किसी तरह से कैसी को वो सीरम इंजेक्ट करवा कर वहां से भाग जाता है ताकि वो क्रीचर का ध्यान भटका सके। जिसके बाद में कैसी ब्लिंक के बीच वाले डायमेंशन में चली जाती है, और यहाँ पर वो फ्रैंक को ढूंढ रही थी, और ये वही शुरुआत वाला सीन होता है, यानी कि जहाँ पर ये सारी कटी पिटी लाश भी पड़ी हुई थी। और अब आपको समझ में आया होगा कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। खैर अब वो उस क्रीचर को देखती है जो कि इंसानों की लाशों को खा रहा था, और जिन इंसानों को उसने खत्म कर दिया था उनकी लाशें भी क्रीचर ही बन रही थी। और अब आपको ये भी समझ में आया होगा कि इतने सारे क्रीचर यहाँ पर कैसे हो गए। खैर अब कैसी किसी तरह से बचते हुए आगे बढ़ रही थी, और आगे उसको एक एक्स मिलती है जिसको वो उठा लेती है। और आपको ये भी याद होगा कि हमने शुरुआत में देखा भी था कि यहाँ पर हमने एक थैली देखी थी के अंदर कुछ चीज कैद थी, तो वो कोई और नहीं बल्कि वो फ्रैंक ही था, यानी कि वो उसकी कॉन्शियसनेस होती है, या फिर अगर मैं सुपरनैचुरल फॉर्म में कहूँ तो वो उसकी स्पिरिट थी। फिर इसके बाद वो आगे बढ़ती जा रही थी जहाँ पर रास्ते में उसके पास कई रुकावटें आती हैं, लेकिन फाइनली वो फ्रैंक के पास पहुंच जाती है जो कि एक चेयर के ऊपर बंधा हुआ था, और उसकी आंखें किसी ब्लैक सब्सटेंस से ढकी हुई थी। लेकिन वो समझ जाता है कि कैसी उसके पास है, और वो कैसी को भाग जाने के लिए कहता है क्योंकि कभी भी वो क्रीचर वहाँ पर आ सकता था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्रीचर तो यहाँ पर बहुत है, लेकिन उन सबका एक लीडर भी है जो वो मेन क्रीचर है, यानी कि उसी ने यहाँ पर फ्रैंक को रखा हुआ था ताकि वो उसकी आंखों के जरिए, और इसी के चलते उसने एक टनल बना रखी थी जिसके चलते वो हमारी दुनिया में आ सकता था। यानी कि वो उसकी ही नजरों से, उसकी ही आंखों से, उसके ही अनकॉन्शियस वे से जब हम ब्लिंक करते हैं उस वक्त वो वहाँ पर पहुंच जाया करता, यानी कि हमारे रियल वर्ल्ड में। खैर अब यहाँ पर जो फ्रैंक होता है ना वो कैसी को उसे खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि वो क्रीचर उससे ही जुड़ चुका था। मतलब कि यहाँ पर दो जिस्म और एक जान वाला सीन था। अब यहाँ कैसी जो होती है वो उसे मारने के बजाय उसे आजाद करने लगती है, लेकिन वो क्रीचर वहाँ पर आ जाता है
और वहाँ आकर वो कैसी को मारने लगा। ये देखकर फ्रैंक उस क्रीचर को रोकने लगता है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब यहाँ वो क्रीचर कैसी को घायल कर चुका था और वो उसको खत्म करने वाला होता है, इसलिए फ्रैंक अपने आप को ही स्टैब कर लेता है, जिससे वो क्रीचर खत्म हो गया था। और यहाँ खत्म होने से पहले फ्रैंक उसको आई लव यू कहता है और यहाँ अब कैसी काफी रोने लगती है और वो गुस्से में उस खत्म हुए क्रीचर को स्टैब करने लगती है, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। फिर अब इसके बाद X-38 का असर खत्म हो जाता है और कैसी दोबारा अपने असल दुनिया में आ गई थी। लेकिन यहाँ पर कैसी समय में पीछे आ गई थी और वो वहीं पहुंच जाती है जहाँ से ये सब शुरू हुआ, यानी कि वो इंस्टीट्यूट जाने के लिए लेट हो रही थी और वो जल्दी से इंस्टीट्यूट जाती है जहाँ पर डॉक्टर कॉनरेड भाषण दे रहा था। और तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है जहाँ पर वो सारे लोग थे जो कि अब दोबारा जिंदा हो गए थे, यानी कि जो खत्म हुए वो सभी वापस थे। और तभी फ्रैंक भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो कैसी को ये बताता है कि अब काफी देर हो गई है। और तब शॉकिंगली हमको पता चलता है कि X-38 का इफेक्ट कम होता ही नहीं था, क्योंकि अगर होता तो फ्रैंक ही वापस आ जाता। हम शॉकिंगली जान पाते हैं कि कैसी उस दूसरे डायमेंशन के अंदर ही थी और ये सब कुछ जो हो रहा था वो असल में एक छलावा था जो कि शायद से उसे क्रीचर ने दिखाया, यानी कि उन्होंने फ्रैंक को छोड़कर अब यहाँ पर कैसी को अपना अगला शिकार बना लिया है और अब उसके चलते वो हमारी दुनिया में आएंगे और जब भी लोग ब्लिंक करेंगे तो यहाँ पर वो क्रीचर आपके सामने आ जाएंगे। इसलिए नेवर ब्लिंक, और अब कभी भी ब्लिंक मत करिएगा। लेकिन अभी भी मूवी खत्म नहीं हुई है। खैर अब मूवी के एंड क्रेडिट सीन के अंदर हम जूली को देखते हैं। जी हाँ, वही नर्स जूली जो कि खत्म हो गई थी और हमको अब कैसी की आवाज सुनाई जाती है जो कि ये कह रही होती है कि कभी पल के मत झपकाना, यानी कि वही शुरुआत वाली लाइनें। लेकिन यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही ब्लिंक वर्ल्ड था और ये सब कैसी बार बार एक्सपीरियंस कर रही थी जो कि पहले भी हो चुका है, यानी कि ये क्रीचर्स अब उसको नहीं छोड़ेंगे और ये सारी चीजें अब एंडलेस टाइम लूप तक होती रहेंगी। और बूम, इसी के साथ में नेवर ब्लिंक मूवी यहीं पर खत्म।